हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी। पिछले बायोलॉजी वीडियो में आप लोग मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी एक जनक जीव से जो संतान की उत्पत्ति होती है वो नर होता है या मादा होता है, ये किस पर निर्भर करता है, जिसके लिए आपको याद होना चाहिए लिंग क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है जीवों के उत्पत्ति में कि वो नर होगा या मादा होगी। तो उसी वीडियो से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। उस टॉपिक से आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक मिलता है लिंग संलग्न वंशागति। वंशागति से आप समझते होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। आप बहुत ऐसे रोगों का नाम सुनते होंगे जिसमें आपको बताया जाता होगा कि ये जो है रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है, यानी वंशागत होती है। तो वैसे ही कुछ टॉपिक को हम लोग आज इसमें देखेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको आप देखिए। जिन लक्षणों के जीन लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन लक्षणों के माने जिस लक्षणों के जीन, ये जीन है आपको डीएनए जीन, जीन लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं उनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। देखिए, चूंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लिंग क्रोमोसोम ही उत्तरदायी है किसी जीव में नर या मादा संरचना को उत्पन्न कराने में, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे जितने भी लक्षण हैं जो लिंग क्रोमोसोम पर आधारित हैं, उनके जीन जो है लिंग क्रोमोसोम पर उपस्थित हैं, तो समझ लीजिए कि वो वंशागत होंगे। वो चाहे कोई बीमारी हो या कोई लक्षण हो या कोई संरचना हो, तो उनकी वंशागति को ही हम कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति। बहुत आसान है, याद हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि ऐसे लक्षण जिनका जीन जो है लिंग क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, ऐसी वंशागति को हम बोलते हैं लिंग संलग्न वंशागति। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है ड्रोसोफिला एवं मनुष्य। ड्रोसोफिला जीव का नाम है। मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम का एक जोड़ा पाया जाता है। आप पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि लिंग क्रोमोसोम कितना होता है, एक जोड़ा। 23 जोड़ा हम लोग पढ़े थे क्रोमोसोम, जिसमें 22 जो है एकदम समकक्ष होते हैं क्रोमोसोम, 22 जोड़े। और 23वां जो जोड़ा होता है, यानी एक जोड़ा जिसमें 2 होंगे, वो जो है लिंग क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो लिंग क्रोमोसोम एक जोड़ा पाया जाता है। मादा में लिंग क्रोमोसोम XX होता है, याद होगा आपको, एक समान होते हैं दोनों, X और X। और इस युग्म को होमोमार्फिक कहते हैं, ठीक। इसको हम होमोमार्फिक कहते हैं, जो एक समान है। जबकि नर में लिंग क्रोमोसोम कौन कौन होता है जी? XY होता है। पीछे पढ़ चुके हैं, जो एक समान नहीं होता है। X और Y दोनों भिन्न होते हैं। सामान्यतः मादा में X क्रोमोसोम दंडाकार होता है तथा Y क्रोमोसोम हुक के आकार का होता है। हुक समझते हैं ना, किसी बोरे को पकड़ के उठाने के लिए जो लगता है नुकीला, उस टाइप का होता है, ठीक है। हुक के आकार का होता है, इसलिए इन्हें हेट्रोमार्फिक कहते हैं। यानी समझिएगा, XX क्रोमोसोम को होमोमार्फिक कहते हैं जो एक समान है, और XY को हेटेरोमार्फिक कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? देखिए, इसमें हेडिंग आपको मुख्य रूप से यही है, लिंग संलग्न वंशागति किसको कहते हैं। तो लिंग क्रोमोसोम पर उपस्थित ऐसे जीन जो लक्षणों को वंशागत करेंगे उसको हम लिंग संलग्न वंशागति कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अभी आप देखिए इसमें कि ड्रोसोफिला और मनुष्य दो नाम आया। तो ड्रोसोफिला और मनुष्य दोनों में जो है क्या होते हैं, लिंग संलग्न वंशागति होते हैं। दोनों की प्रक्रियाएं जो है अलग अलग होती है। तो मनुष्य में जो है लिंग संलग्नता कैसे होती है, इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझिए शॉर्टकट में, कि मनुष्य में लगभग 70 लिंग संलग्न जीनों की पहचान की गई है। मनुष्य के अंदर 70 ऐसे लिंग संलग्न जीन जो है वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, ठीक है।
जो कि क्या करता है, लिंग संलग्न वंशागति दर्शाता है। पहचान की गई है जो संतानों के लक्षणों को प्रभावित करते हैं। देखिएगा, लक्षणों को प्रभावित करते हैं। अब आइए एक हम सहलग्नता और जो है वंशागत को देखते हैं। आप हेडिंग देख रहे होंगे हीमोफीलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न, हीमोफीलिया। ठीक है, वाकई में हीमोफीलिया जो है एक रोग है, ठीक है ना। तो ये रोग कैसे है, आइए संक्षिप्त में समझ लेते हैं। यह एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है जिस रोग से मनुष्यों में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। समझिएगा, रुधिर जमने की क्षमता जो है नहीं के बराबर होती है। आप पढ़े होंगे या ऐसे नेचुरली आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का अगर कहीं कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ ऐसा हो गया घटना, तो शरीर से जो ब्लड आना शुरू होता है तो ब्लड कुछ समय पश्चात जो है रुकता है, यानी ब्लड निकल करके उस कटे हुए स्थान के चारों ओर एक थक्का बना लेता है, जम जाता है। ठीक है, वो आपको जो है प्रोथ्रोम्बिन आप नाम सुने होंगे, ठीक है, उसके कारण होता है ब्लड का जमना। तो देखिए, ब्लड का जमना आवश्यक है अगर कहीं कट पिट जाए। शरीर के अंदर ब्लड का जमना आवश्यक नहीं है, जब कहीं कटता है तो ब्लड और ज्यादा न निकले, इसके लिए जो है ये समझिए नेचुरली ऐसा बना हुआ है कि वो वहां पर जो है ब्लड को जमा देगा ताकि और जो है अधिकतर ब्लड न निकल आए। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत बृहद पैमाने पर अगर आपका जो है टूट फूट जाता है, कहीं कट पिट जाता है, तो उस स्थिति में हम जब तक उसको बैंडेज वगैरह नहीं करेंगे, ब्लड जो है नहीं रुकेगा। ठीक है, ब्लड रुकने के चक्कर में बहुत ज्यादा ब्लड निकल सकता है। ठीक है, तो ये देखिए कि हीमोफीलिया से जो क्या होता है, रुधिर जमने की क्षमता जो है मनुष्य के अंदर नहीं के बराबर हो जाती है, ये याद रखिएगा। इस रोग के चलते शरीर के किसी भाग के कटने से रुधिर का प्रवाह अविरल यानी लगातार होता रहता है। रुधिर को जमाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण इस रोग से ग्रसित लोगों में नहीं हो पाता है। रुधिर को जो जमाने वाला प्रोटीन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें हीमोफीलिया हो गया है, समझ लीजिए उसके अंदर ये प्रोटीन जो है संश्लेषित ही नहीं हो पाएगा, और जब संश्लेषित नहीं होगा तो वो जो है रुधिर जमाने वाले जो पदार्थ हैं, अवयव हैं, वो नहीं बन पाएंगे ब्लड में, तो समझिए इस तरह से वो नहीं जमेगा। एवं इससे संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित हीमोफीलिया रोग को प्रदर्शित करने वाला या रोगग्रस्त बनाने वाला जो है किस पर है, एक्स क्रोमोसोम पर है। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक याद रखिए। एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त जमने की जो क्षमता होती है वो नहीं के बराबर हो जाती है। क्लियर है। इससे आगे आपको एक और टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब टॉपिक के छोटे छोटे पार्ट आपको करके हम बता दे रहे हैं, जिसका नाम है वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता, इसको अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अब आप समझ गए, कलर रंग, ब्लाइंडनेस मतलब ब्लाइंडनेस अंधा होता है, यानी रंग का जो है पहचान व्यक्ति सही तरीके से नहीं कर पाता है जिस रोग में, उसको हम वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, आइए इसको और डिटेल में हम जान लेते हैं कि इस रोग से ग्रस्त, देखिए अभी आपको हीमोफीलिया में भी बताया कि कुछ रोग है, पढ़ेंगे हम लोग, तो हीमोफीलिया भी रोग है और ये भी एक रोग ही है। इस रोग से ग्रस्त रोगी लाल एवं हरे रंग, यहां याद रखिए कौन कौन से रंग की पहचान वो नहीं कर पाएगा, लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को ये जो है वर्णांधता बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, उसके अंदर जो है लाल और हरे रंग की पहचान की क्षमता नहीं रहेगी। वास्तव में ये बहुत कम देखा गया है, मतलब लोगों में कम पाया जाता है। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं भाई, ऐसा तो मतलब होता नहीं है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी रोग जो है बहुत लोगों के साथ है। ठीक है, रंग की पहचान नहीं कर सकते। इस रोग से संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है रोग किस पर है, एक्स क्रोमोसोम पर ये भी उपस्थित रहता है, इसको दर्शाने वाला। यह सामान्य दृष्टि वाले एलील के समक्ष यह अप्रभावी होता है। एलील आपको बताया गया था पिछले जो है चैप्टर में, संभवतः ये था कि यह एक तरह का वैकल्पिक प्रकार है
रोगों का, लक्षणों का। ठीक है, तो समझ में आ रहा है वर्णांधता कि लाल एवं हरे रंग की पहचान जो है व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वह जो है क्या है, वर्णांधता है। क्लियर है। अगला इसमें एक टॉपिक आपको दिया गया है, आप देख रहे होंगे उत्परिवर्तन। अब इसमें हम कुछ जो है लाइन छोड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि सर जो है क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसा बताया गया है कि मतलब नर और मादा जब व्यक्ति की शादी होती है तो उसमें यदि किसी पुरुष को या किसी स्त्री को यदि वर्णांधता है या हीमोफीलिया है तो उसमें आगे इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि उनसे जो जीव मतलब जो संतान की उत्पत्ति होगी उन सब में भी ये होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ स्थितियां बताई गई हैं कि पुरुष अगर वर्णांध होता है तो क्या होगा और स्त्री वर्णांध होती है तो क्या होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्लास में बेहतर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन है कि उत्परिवर्तन किसी भी जीव में अचानक होने वाला विशाल और असतत भिन्नता है। देखिए उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, याद रखिएगा, बहुत जगह म्यूटेशन शब्द का ही प्रयोग करेगा। उत्परिवर्तन यानी बदलाव, नाम से ही आपको पता चल रहा है, परिवर्तन मतलब चेंजिंग। ठीक है, बदलाव, भिन्नता। देखिए फिर से कह रहा है, उत्परिवर्तन किसी भी जीव में अचानक होने वाला विशाल, बृहद रूप से और असतत यानी लगातार, सॉरी सतत मीन्स लगातार होता है, असतत मीन्स लगातार नहीं। ठीक है, एकाएक हो जाए। असतत भिन्नता है जो वंशागत भी होता है, ये भिन्नता जो है वंशागत भी होता है। वह संतान जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करता है उसे उत्परिवर्ती संतान कहते हैं या उत्परिवर्ती जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन के भी बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। उत्परिवर्तन के जो है आपको प्रकार मैं थोड़े थोड़े करके बता देता हूं कि उत्परिवर्तन के प्रकार आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आकार के आधार पर उत्परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। देखिए अब इसके प्रकार स्थिति के अनुसार बांटा गया है। आकार के आधार पे दो है, बृहत और सूक्ष्म। बृहत मतलब होता है बड़ा। देखिए इसकी परिभाषा कितनी आसान है, वे सभी विभिन्नताएं जो फिनोटाइप में दिखाई देता है बृहत उत्परिवर्तन कहलाती है। फिनोटाइप जीनोटाइप आपको याद होना चाहिए, क्लास में संभवतः लिखाया गया था। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है जो जीन से संबंधित संरचनाएं होती है उसके अंदर जो लक्षण होता है वो जीनोटाइप होता है, और उसके अतिरिक्त जितने ऐसे लक्षण हैं उनको हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो वे सभी विभिन्नताएं जो फिनोटाइप में दिखाई देता है बृहत उत्परिवर्तन कहलाती है। इसके अंतर्गत क्रोमोसोम की संख्या एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन आते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या और संरचना में बदलाव हो जाए तो उसको बृहत उत्परिवर्तन माना जाएगा। सूक्ष्म उत्परिवर्तन किसको कहेंगे? तो ऐसी विभिन्नताएं जो जीनोटाइप में होता है, ध्यान दीजिएगा, जो जीन से संबंधित है, जो जीनोटाइप में होती है सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहलाती है। इसके अंतर्गत डीएनए एवं आणविक स्तरों पर हुए उत्परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये आपको आकार के आधार पर था। दिशा के आधार पर उत्परिवर्तन दो तरह का है, अग्र उत्परिवर्तन जो फॉरवर्ड तरीके से हो, आगे स्थिति में हो, ठीक है, उसको हम अग्र उत्परिवर्तन बोलेंगे। उसी तरह से आपको जो है इसमें दिया गया है अग्र उत्परिवर्तन का परिभाषा कि जब उत्परिवर्तन वन्य गुणों यानी जंगली गुणों के आगे की ओर हो तो उसे अग्र उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे मटर के रंगीन पुष्प वन्य पौधों से यानी पौधों से संबंधित जितने परिवर्तन होंगे उन सबको हम बोलेंगे कौन सा उत्परिवर्तन? अग्र उत्परिवर्तन। उसके बाद एक है प्रतिलोम उत्परिवर्तन। प्रतिलोम, जब उत्परिवर्ती जीव में वन्य गुणों की ओर उत्परिवर्तन हो तो इसे प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे मटर के सफेद पुष्प वाले पौधे का रंगीन फूल वाले पौधे में हो जाना। यानी देखिए मतलब आगे जो है कोई अन्य लक्षण हो और उसका नेक्स्ट जनरेशन कुछ अन्य लक्षण दर्शा रहा हो, इसके कलर बदल जा रहे हो, उसमें कुछ लक्षण बदल जाए तो उसको हम प्रतिलोम उत्परिवर्तन बोलेंगे। उसी तरह से गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दिया गया है जो गुणसूत्र से संबंधित है, यानी क्रोमोसोम की संख्या और संरचना में होने वाले परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको नोट करने होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब लिख लीजिए आप, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन कैसे होता है ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा बहुगुणिता, ये क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। और जो है आप लोग से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा या ऑर्डर जो भी आप समझ लें कि आप लोग पढ़ाई के प्रति सजग रहें। ठीक है, आपका समय जो है बहुत ऐसे ही व्यतीत होता चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी।
इसलिए आप जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप घर पे बैठे हैं, जब भी आपको समय मिले, आप समय तो पूरा आपके पास है, ठीक है। अभी बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है बढ़िया से आप ज़्यादा समय दीजिए पढ़ाई पर और जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट रखिए।